दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन वाली बात तो आपने सुनी होगी। लगातार भारतीय जनता पार्टी उसके बारे में बातचीत करती रहती है। लगातार दावे किए जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि वन नेशन वन इलेक्शन का ये बिल लाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, तो जी हां, जो बात गुपचुप तरीके से होती थी कि एनडीए के अंदर सिर्फ फुटबॉल वाले हालात पैदा हो गए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जितने भी पार्टी और राजनीतिक दल एनडीए में है वो अब नाराज चल रहे हैं। उन्होंने खुल्लम खुल्ला उसका प्रदर्शन कर दिया है, वो भी संसद के अंदर, जब इस बिल को पेश करने के लिए वोटिंग हुई। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिर क्या हुआ कि वन नेशन वन इलेक्शन के नाम का हल्ला मचाने वाली बीजेपी अचानक से इसे जेपीसी के पास भेजने लगी है, इस बिल को। लेकिन इसी के साथ साथ आपको दिखाऊंगा प्रियंका गांधी ने कुछ ऐसा कर दिया संसद के अंदर जिसके बाद उसकी गूंज उत्तर प्रदेश तक न केवल सुनाई दी, बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैसा बयान दे डाला जिससे उनकी उल्टी फजीहत हो रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर किए पहले मैं वन नेशन वन इलेक्शन की बात करूंगा, क्योंकि आपको याद होगा 2014 से लेकर 2024 तक कोई भी कैसा भी आप उठा लीजिए, कोई भी मुद्दा उठा लीजिए, कोई भी फैसला देख लीजिए, छोड़ा नहीं। हां, चुनाव हारने के हालात बन जाए तो बात अलग है, वरना थोपे गए। जीएसटी वाला थोप दिया, नोटबंदी थोप दिया, उसी नोटबंदी को वापस भी ले लिया, वो भी थोप दिया। मतलब जो मर्जी है। शायद आप भूल रहे होंगे, आपको याद होगा नोटबंदी, उसके बाद 2000 का नोट आना, अब आपको 2000 के नोट नहीं मिलते होंगे, 2000 के नोट छपने बंद हो गए। पता है ना ये बात? ये तमाम चीज, सारी चीज ऐतिहासिक वो इसलिए क्योंकि ये पूर्ण बहुमत में हुआ करते थे। जब से बैसाखी वाली सरकार बनी है, वो भी बैसाखी ऐसी कि वो डगमगा रही है, हिल जाती है कभी कभी, जैसे आज संसद में हिल गई। पहले मैं चीज दिखा रहा हूं, ये देखिए, एबीपी न्यूज की खबर है। बिल के समर्थन में 269 वोट पड़े। पहले है क्या वन नेशन वन इलेक्शन, वो समझ लीजिए। इनके मुताबिक पूरे देश में एक साथ, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या फिर वो विधानसभा के चुनाव हो, एक साथ कराने की बात कही जा रही है कि एक साथ चुनाव कराया जाए। बार बार नहीं कि आज आंध्र प्रदेश में चुनाव है, कल उत्तर प्रदेश में चुनाव है, नहीं अब तो उत्तराखंड में कराएंगे, ऐसे नहीं, और फिर लोकसभा चुनाव अलग होंगे, ऐसे नहीं, सब एक साथ कराएंगे। ये बीजेपी बड़ी उत्साहित नजर आ रही है, इसे लेकर माहौल क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। क्यों हो रही है वो भी आगे जाकर बताऊंगा। फिलहाल आप अभी से समझिए हुआ क्या। अब आप देखिए, बिल के समर्थन में 269 वोट पड़ते हैं। आपको मालूम है बहुमत कितना एनडीए के पास? मोदी जी कितने सांसदों के साथ प्रधानमंत्री बन के बैठे? खुद इनके 240 और कुल मिलाकर 292 सांसदों के साथ ये सरकार में। अब आप सोचिए, 292 सांसदों में से गायब हो गए, ये सांसद गायब हो गए, एक दो नहीं, कुल मिलाकर अगर आप इसे देखेंगे तो तादाद बन गई कम से कम 23 विधायक गायब, सांसद गायब। तो सारे के सारे सांसद गायब, 23 सांसद गायब, पता ही नहीं है कहां है। यही फजीहत हो गई। पता लगा कि हम तो विपक्ष वाले सांसद तोड़कर वन नेशन वन इलेक्शन के लिए समर्थन जुटाने वाले थे, यहां तो उल्टी फजीहत है। फजीहत इस बात की कि हमारे 23 सांसद गायब है। तो इससे अगर हम बिल ले आए तो क्या होगा? तो वोटिंग कराई गई, जैसे नतीजा सामने आया उसके फौरन बाद ही इन्होंने कहा जेपीसी भेज दो, वरना अभी कराया तो ये बिल तो गिरेगा ही गिरेगा। अभी पता लग जाएगा कि बगावत हो रही है। और यही नहीं, भी खबर यह भी है कि जो सांसद गायब हुए उनमें केवल सहयोगी दल के नहीं थे, बल्कि बीजेपी के अपने खुद के सांसद भी गायब हो गए थे। पहले देखिए आवेश तिवारी क्या लिखते हैं। एक देश एक चुनाव बिल पर लोकसभा में वोटिंग के दौरान एनडीए को 360 में से सिर्फ 269 वोट मिले। केंद्र सरकार को 2/3 बहुमत की दरकार थी। मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि व्हिप के बावजूद 272 के मौजूदा समर्थन में से 269 वोट क्यों मिले। ये 3 वोटों का ये अंतर कहीं एनडीए में अंदरूनी दूरी का नतीजा तो नहीं है, या बीजेपी के खुद के किले में सेंध लगी है? इसको लेकर अब सवाल उठने लगा है, क्योंकि खबर यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी उन तमाम नेताओं, सांसदों को, अपने सांसदों को नोटिस जारी करने वाली है जिन्होंने व्हिप का सम्मान नहीं किया। दरअसल व्हिप होता क्या, पहले इसे भी समझ लीजिए। जब किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर संसद के अंदर कोई आना हो या फिर विधानसभा के अंदर आना हो, तो पार्टियां, अलग अलग पार्टियां अपनी अपनी व्हिप जारी करती हैं कि विधानसभा में सारे विधायक मौजूद रहेंगे कार्रवाई के दौरान। और यही बात संसद के लिए होती है कि सारे सांसद मौजूद रहेंगे, किसी भी पार्टी के। कांग्रेस अपने लिए करती है, बीजेपी अपने लिए करती है कि आपको इस मुद्दे पर जरूरी है आपका सदन में रहना, तो इस सारे सांसद मौजूद रहेंगे। ये व्हिप जारी किया गया था बीजेपी की तरफ से, सारे सांसद। लेकिन बाद में गिनती की, इकलम तुकलम तिया तलक्का करके तो पता लगा कि उनके तो खुद के गायब सांसद गायब है। अब कहा जा रहा नोटिस जारी किया जाएगा, लेकिन खेल क्या है जरा इससे भी आप समझिए। अशोक कुमार पांडे हैं, वो कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन पर नहीं मिला संसद का सपोर्ट, मामला खटाई में उर्फ जेपीसी में। कैसे? मैनिगम टैगोर है, वो कहते हैं कि 307
जो 2/3 मेजोरिटी है वो 300 सांसदों के साथ बनती है, ठीक है, 461 वोटों में से जो मौजूदा सांसद वहां पर थे। इन्होंने कहा लेकिन गवर्नमेंट यानी कि सरकार को केवल 263 मिलते हैं, 269 बाद में हो गए थे, बस सही है। अब ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन वाली जो चीज थी वो पूरी तरह से फेल होती हुई नजर आई, जिसके बाद इन्हें एहसास हुआ कि इसे जेपीसी भेज दीजिए। सोचिए आज इस देश के अंदर अभी आप न्यूज चैनल खोलेंगे तो क्या कहा जा रहा है, अमित शाह चाहते हैं कि इस बिल पर चर्चा हो, ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो, जबकि ये चर्चाओं से भागने वाली सरकार रही है। इन्होंने कह दिया, हमने कह दिया ना, हो गया ना, पास हो गया। बताइए कितने बिल पर चर्चा करने के लिए सरकार हमेशा तैयार है। पिछले वाले में कह रहा हूं, इस वाले में छोड़ दीजिए, इस बार तो हिम्मत ही नहीं हो पा रही, पहले से ही फजीयत कराकर बैठे हुए हैं। जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाया गया है वो जेपीसी से लौट कर आ ही नहीं पा रहा, और जब जब लाने की कोशिश करते हैं तब तो ऐसा हंगामा होता है कि सरकार डगमगाने लगती है, तो वापस कह देते हैं अभी नहीं, अभी तो टाइम लगेगा, जेपीसी के पास वो भी पड़ा है। सोचिए इस दौर में दो महत्वपूर्ण बिल आए और दोनों के दोनों जेपीसी के पास पड़े, ये हालात है। मुस्लिम वक्फ बोर्ड संशोधन बिल भी और ये भी चला गया, वन नेशन वन इलेक्शन, ये दोनों के दोनों वहां पहुंच गए। क्योंकि जब ये वोटिंग हुई, दरअसल इसको पेश करने के लिए वोटिंग हुई कि पेश करना, चलिए वोटिंग करते हैं। जब वोटिंग की गई तो पता लगा ये सांसदों का बारे में पता लगा, अपने ही सांसद गायब हो गए। अब उन्होंने कहा अभी तो सिर्फ ये शुरुआत थी पेश करने को लेकर, इसको जब पास कराने पर आएंगे तो भारी फजीयत हो जाएगी, इसीलिए अभी पांव पीछे खींच लिए गए। खैर अगली खबर बताने जा रहा हूं, इसे लेकर तेजस्वी यादव ने कहा और ये अखिलेश यादव ने भी कहा, एक शब्द जो है, एक शब्द ये होता है अलोकतांत्रिक। दरअसल इनका कहना है, आगे यह बोलेंगे कि एक राष्ट्र एक पार्टी, एक राष्ट्र एक नेता। जी, इसी को लेकर उन्होंने कहा कि इसे छोटी पार्टियों को खत्म करने की तैयारी हो रही है। वो भी आप समझिएगा कि कैसे करके छोटी पार्टियों, खासकर मैं हमेशा बताता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा ही रहा है। बीजेपी के साथ एक दिक्कत है, आप देखिएगा, जितने कांग्रेस के साथ रहे वो मत देखिए आप, वो तो देखिए लेकिन बीजेपी के साथ देखिए आप, इनके विरोधी पार्टी हैं या इनके साथ खड़े हैं, फर्क नहीं पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है कि आपकी पार्टी खत्म करनी है, क्षेत्रीय पार्टियां तोड़ तोड़ के खत्म करनी है। उठाकर देख लीजिए, जो बीजेपी के खिलाफ थी वो तो है ही है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन दे रही है उन पार्टियों का भी बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। रामविलास पासवान की पार्टी को देख लीजिए, लोक जनशक्ति पार्टी, शिवसेना को देखिए कैसे उसको तोड़ा गया। तमाम पार्टियां हैं, एक दो नहीं है, कई पार्टियां जिन्हें तोड़ तोड़ कर ऐसी कर दिया गया। अब वही काम हो रहा है। खैर अब आपको लेकर चलते हैं एक खबर है, आपको मालूम होगा प्रियंका गांधी फिलिस्तीन के नाम लिखे हुए एक बैग को लेकर गई थी अंदर, और ये हकीकत बात है कि इस पर कोई विरोध भी नहीं जता सकता है, क्योंकि भारत तटस्थ है, यानी कि हम फिलिस्तीन के साथ भी हैं मानवीय मुद्दे पर, और हम इजराइल से हमारे अच्छे संबंध है तो उसके साथ भी हैं। तो हम अगर इजराइल का विरोध नहीं करते हैं तो इसका मतलब हम फिलिस्तीन को भी कोस नहीं सकते हैं, इसलिए प्रियंका गांधी गई। अब प्रियंका गांधी वहां पर गई, योगी आदित्यनाथ तो अपने गुणगान गाते ही गाते हैं, तो उन्होंने गुणगान गा दिया। क्या कुछ का पहले सुनिए। कल कांग्रेस की एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी, और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5,600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए, और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री, और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त मिल रहे हैं, और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। अभी इजराइल के राजदूत आए थे, उन्होंने कहा कि हम यूपी के और भी नौजवान ले जाना चाहेंगे, क्योंकि यूपी का नौजवान अच्छा काम कर रहा है, बेरोजगार नहीं, उसकी स्किल की ताकत को दुनिया आज मान रही है। आप ये मान के चलिए, वो नौजवान जब 1.5 लाख रुपए भेजता अपने घर, तो प्रदेश के ही विकास में वो योगदान देता है। हमें अभिनंदन करना चाहिए उन नौजवानों का। तो बता रहे थे बड़ी बड़ी डींगे आकर कि एक कांग्रेस की नेत्री यानी प्रियंका गांधी फिलिस्तीन का बैग लेकर गई, जबकि उनके इसका बयान से कोई लेना देना नहीं था। फालतू को पता नहीं क्यों बयान दिया, मेरी समझ में वो बयान भी नहीं आया। वहां से जोड़कर आते हैं और बताते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश के युवा इजराइल में जाकर काम कर रहे हैं, और इसे अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं योगी आदित्यनाथ, कह रहे हैं कि कितनी बड़ी उपलब्धि है। यानी कि कल आपसे कह दिया जाए कि यूक्रेन में आपको नौकरी मिल रही है, चले जाइए करने, चले जाइएगा, क्योंकि कह रहे थे ना भी योगी आदित्यनाथ, क्या हम तो गारंटी लेते हैं इस बात की, वहां पर सुरक्षा की गारंटी है, जिनका खुद का पता लापता है। मेरे तमाम दर्शक देखते ही हैं मेरे साथ रोजाना खबरें कि किस तरह इजराइल में हालात बने हुए हैं। यहां तक कि खुद वहां बेंजामिन नेतन्याहू के घर के ऊपर ड्रोन उड़ गया था। वहां बेंजामिन नेतन्याहू जो प्रधानमंत्री, वो खुद से अपने आप को महसूस नहीं कर रहे, बंकर में छिप छिप कर जान बचा रहे। और इन योगी आदित्यनाथ साहब का कहना है कि इजराइल में
अच्छी मोटी सैलरी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, सुरक्षा मिल रही है। अरे सुरक्षा पहले अपनी बेंजामिन नेतन्याहू कर लें, वो बाद में उनकी दूसरों की करेंगे। तो ये कह रहा है अभी और लोगों को भेजा जाएगा। खैर, इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने जबरदस्त खिंचाई की। उन्होंने कहा भारत सरकार खुद भारतीयों को सलाह दे रही है कि वे इजराइल की यात्रा ना करें। यह तो भाजपा के राज्य केंद्रीय सरकारों की नाकामी का ठोस सबूत है कि मजबूर गरीब लोगों को इजराइल जैसी जगह काम पर जाना पड़ रहा है। अगर यहां रोजगार के अवसर होते तो कोई इजराइल मजदूरी करने क्यों जाता। योगी जितना चाहें उतनी इजराइल की भक्ति कर लें, लेकिन अभी भी भारत को सबसे ज्यादा रेमिटेंस अरब देशों से ही आता है। यह बात सच है। खैर, ओवैसी साहब ने बात बिल्कुल ठीक कही। चूंकि ये इजराइल पर बोल रहे थे, इनका मतलब मैं समझ गया हूं, क्योंकि फिलिस्तीन के नाम पर इनको बताना था कि एक लकीर खींच रहे थे, लेकिन लकीर खींचते खींचते इन्होंने अपनी ही पार्टी के कद्दावर नेता को कटघरे में खड़ा कर दिया। जरा बयान सुनिए। ये कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है, वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके जो फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। मध्य पूर्व का एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा इसमें आक्रमण का परिमार्जन हो और स्थायी शांति का आधार बने। मुझे भी मालूम है, आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये बयान सुना होगा, जिसमें उन्होंने साफ साफ लफ्जों में बताया था कि कैसे इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा कर रखा है। वो बात अलग है, ये नए दौर की बीजेपी है। इसे फिलिस्तीन और इजराइल के मुद्दे में फिलिस्तीन इजराइल नहीं दिखता, हिंदू और मुसलमान और यहूदी दिखते हैं। यहूदी करीब नजर आते हैं। मुसलमानों से चिड़न का पुराना ठेका बीजेपी का रहा है, और यही एक वजह है जिसकी चलते सोचिए विधानसभा के अंदर, जैसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, वहां उसके अंदर भी हिंदू मुस्लिम करने से बाज नहीं आते। नमस्कार।